Hello and welcome to this class of linear algebra. This class is a rapid class especially for कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स सेशन 2019-20। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सितंबर अक्टूबर में बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले 3 वीडियोज़ में पता लगा होगा, इन क्लासेस में हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं टॉपिक्स के, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाते हैं तो एक टॉपिक में ही पूरी क्लास हो जाती है। इस क्लास का पर्पज़ केवल रिवाइज़ करना और कंसेप्ट्स को आपको याद दिलाना है, ताकि जब आप दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद आप होम स्टडी करें तो वो इजीली समझ में आ जाए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन सब के नोट्स राइटिंग में इन सब थ्योरम्स के प्रूफ, डेफिनेशंस वगैरह सब आपके पास लिखे हुए हैं। इन लास्ट वीडियो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट बेसिस एंड डायमेंशंस, आधार और विमा। हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस ऐसा है कि उसका एक फाइनाइट सबसेट S उसका जनक है, यानी लीनियर स्पान ऑफ S जो कि इन जनरल V का सब स्पेस होता है वो V के बराबर ही है। इस केस में हम कहते हैं कि S V का जनरेटिंग सेट या जनक है। अगर वेक्टर स्पेस का फाइनाइट जनक उपलब्ध हो तो हम उस वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। फिर हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम डिस्कस की थी, जिसका स्टेटमेंट ये होता है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस। अगर कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है तो उसका कम से कम एक आधार विद्यमान होता है। और आधार क्या होता है? आधार या बेसिस वेक्टर स्पेस के उस सबसेट को कहते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एंड जनक भी हो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेटिंग सेट इज कॉल्ड बेसिस। आधार के का अस्तित्व हमने प्रूव किया कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो आधार उसका होगा ही। उसके बाद ये भी देखा था कि एक से अधिक आधार हो सकते हैं, लेकिन सभी आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल बेसिस आर इक्वल। अगर किसी वेक्टर स्पेस के एक आधार में 3 अवयव हैं तो दूसरे आधार में भी 3 ही होंगे। वो 3 अवयव दूसरे 3 अवयव हो सकते हैं, लेकिन अवयवों की संख्या 3 ही होगी। इसके अलावा हमने एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई Li सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। यानी अगर S Li है, S इज Li, तो या तो ये खुद ही आधार होगा या इसका कोई सुपरसेट, S का कोई सुपरसेट T वो आधार हो जाएगा। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हर Li समुच्च किसी न किसी आधार का सबसेट होता है। तो Li समुच्च अगर Li है तो या तो वो खुद ही जनक होने पर तो वो खुद ही आधार हो जाएगा, और अगर वो Li है और जनक नहीं है तो फिर उसमें कुछ अवयव और बढ़ाने पड़ेंगे, तब वो आधार हो जाएगा, मगर आधार बन जाएगा। ये एक्सटेंशन थ्योरम थी। डायमेंशन क्या होती है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस, इसको हम डायमेंशन या विमा कहते हैं।
आधार में अवयवों की संख्या जो कि सभी आधारों में समान होती है, उस समान संख्या को विमा कहते हैं। अगर वेक्टर स्पेस V की विमा n है तो इस बात को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ V बराबर n। वेक्टर स्पेस V की विमा n है। तो डायमेंशन एंड बेसिस ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करें। पहला पॉइंट, मेन वेक्टर स्पेस और उसका सब स्पेस, तो उनकी डायमेंशंस में क्या रिलेशन होता है। मान लो कि W इज़ ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। V ओवर F वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल भी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और W उसका सब स्पेस है यानी उप समष्टि है। अब हम देखना चाहेंगे कि V की विमा और W की विमा में क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, एक थ्योरम है ये, वो ये है कि सब स्पेस की विमा ऑलवेज मेन वेक्टर स्पेस की विमा से कम या बराबर होती है। डायमेंशन ऑफ W इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसका सिंपल सा प्रूफ है, V वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, उसका सब स्पेस W है, तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। और हम W के, क्योंकि W सब स्पेस है तो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है, और जब ये वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसका कोई ना कोई आधार होगा। हम मान लें कि S जिसमें कि n वेक्टर्स हैं, अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n, और मान लें कि ये W का आधार है, W का आधार है। तो इसमें क्योंकि n अवयव हैं इसलिए W की विमा यानी डायमेंशन ऑफ W तो n हो जाएगा। अब क्योंकि आधार में जितने अवयव होते हैं वो उसकी विमा होती है, और हमने मान लिया कि ये W का आधार है। अगर ये आधार है W का है, चाहे किसी का भी होता, तो ये Li समुच्चय है। अब क्योंकि S इज ए सबसेट ऑफ W एंड W इज ए सबसेट ऑफ V, सो डायरेक्टली S इज ए सबसेट ऑफ V एंड S Li। तो S V का सबसेट है और Li है, तो फिर एक्सटेंशन थ्योरम लग जाएगी विस्तार पर में। अगर S V का Li सबसेट है तो या तो S खुद ही आधार होगा V का, या S का कोई सुपरसेट V का आधार होगा। तो मान लें कि S का कोई सुपरसेट T V का आधार है, क्योंकि S V का Li समुच्चय और हर Li समुच्चय का कोई ना कोई सुपरसेट आधार होता है। तो अगर S का कोई सुपरसेट T V का आधार होगा ही, T अगर V का आधार है तो जितने T में अवयव होंगे वो V की विमा हो जाएगी। अब T में कितने अवयव होंगे, क्योंकि T S का सुपरसेट है, तो T में अवयवों की संख्या S में जितने अवयव है उतनी या उससे ज़्यादा होगी, और जितनी होगी वही V की विमा हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ V इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जितने S में एलिमेंट्स हैं, और वो S में एलिमेंट्स कितने हैं N, और N क्या है, डायमेंशन ऑफ W। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ W से बड़ा या बराबर होगा डायमेंशन ऑफ V। बहुत सिंपल सा प्रूफ हो गया। अगर W की डायमेंशन हमने n मान ली तो W के किसी आधार में n अवयव होंगे। ये आधार है इसलिए Li है, और Li है तो ये W का भी Li सबसेट है और ये V का भी Li सबसेट है। जब ये V का Li सबसेट है तो इसका कोई ना कोई सुपरसेट V का आधार हो जाएगा। वो जो V का आधार होगा उसमें अवयवों की संख्या S में अवयवों की संख्या से ज़्यादा होगी, और वो अवयवों की संख्या ही V का विमा हो जाएगी, क्योंकि T V का आधार है, और इसलिए V की विमा यानी डायमेंशन ऑफ V जितने S में अवयव हैं उससे ज़्यादा या बराबर होगी, और S में जितने अवयव हैं वो W की विमा है। तो एक थ्योरम तो ये थी। दूसरी ये कि ये W और V बराबर केवल तभी होंगे यदि और केवल यदि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अगर W V का सब स्पेस है
तो जब दोनों बराबर होंगे, जब तो विमा बराबर होंगी ही दोनों की। कन्वर्सली अगर विमा बराबर है तो फिर दोनों बराबर ही होंगे। तो इसका एक पार्ट में तो कुछ भी प्रूफ नहीं है कि W और V अगर बराबर ही हैं, मतलब दोनों सेम स्पेस हैं, तो सेम स्पेस का तो सब कुछ ही सेम होता है। अगर स्पेस दोनों सेम हैं तो फिर दोनों की विमा भी सेम होगी। तो एक पार्ट तो डायरेक्टली हो जाएगा। दूसरा पार्ट कि अगर विमा बराबर है, मान लो कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और दोनों बराबर है और मान लो n के बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ W n है, तो W का एक आधार होगा जिसमें n वेक्टर्स होंगे। ये आधार है इसलिए Li है। W का आधार है तो W का सबसेट है, W का सबसेट है तो V का भी सबसेट होगा। तो S क्या हो गया? V का भी Li समुच्चय, और S V का Li समुच्चय हो गया। तो या तो S स्वयं ही आधार होगा V का, या इसको बढ़ा के आधार बनाया जा सकता है। अगर बढ़ा के आधार बनाया गया तो S में अवयवों की संख्या n से ज़्यादा हो जाएगी, और S में अवयवों की संख्या n से ज़्यादा हो गई तो जितने S में अवयव हैं या V के आधार में जितने अवयव हैं वो V की विमा हो जाती है। तो उस केस में V की विमा n से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि V की भी विमा n ही है, ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। ये जो S V का Li समुच्चय ये V का आधार भी है स्वतः ही, और जब ये V का भी आधार है तो फिर क्योंकि इसमें n अवयव हैं तो फिर V की भी विमा n हो जाएगी। इस बात को एक बार मैं रिपीट करूं, डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर दे रखे हैं और दोनों n हैं। W से शुरू करें, W की विमा n है तो W का कोई आधार विद्यमान होगा और उस आधार में उतने अवयव होंगे जितनी विमा है। तो मान लो कि ये W का आधार है। जब ये W का आधार है तो ये Li समुच्चय है। अगर दोबारा से इसको बात को समझें तो अगर ये W का आधार है तो ये अपने आप में तो Li समुच्चय है, और W का जनक है यानी Ls इज इक्वल टू W, W को जनरेट करेगा। अब क्योंकि S V का सबसेट है, S W का सबसेट है क्योंकि W का आधार है, और W सबसेट है V का, इसलिए S V का सबसेट हो जाएगा और Li है ही। तो S V का Li समुच्चय है। अब जब S V का Li समुच्चय है तो हम ये देखें कि क्या S V का आधार भी है या इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो विस्तार प्रमेय लगेगी। S Li है और V का सबसेट है, तो विस्तार प्रमेय से S का कोई ना कोई सुपरसेट V का आधार हो जाएगा, यानी S को बढ़ा के V का आधार, या तो S स्वयं ही V का आधार होगा या इसको बढ़ा के V का आधार बनाया जा सकता है। अब दो केस हो गए, या तो ये स्वयं ही आधार होगा या बढ़ा के आधार बनाया जा सकता है। बढ़ा के आधार बनाया जा सकता है वाली बात गलत है, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर S को बढ़ाने पर आधार बना तो फिर S में उस आधार में जो S का एक्सटेंशन है उस आधार में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी S में है उससे अधिक, यानी n से अधिक हो जाएगी। और अगर V के किसी आधार में n से अधिक अवयव हो जाते हैं तो वो विरोधाभास है इस तथ्य का कि V की भी विमा n ही दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि S को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, S जो कि V का Li समुच्चय वो स्वयं ही S का आधार हो जाएगा। और जब S जो कि Li समुच्चय वो स्वयं ही V का आधार हो जाएगा, और जब S खुद ही V का आधार हो गया तो लीनियर स्पान ऑफ S V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार अगर हो गया तो ये जनक भी हो गया, और जनक हो गया तो ये। और उससे पहले हमारे पास क्या था? Ls बराबर W। अब क्या आ गया? Ls बराबर V। तो इससे सिद्ध हो गया कि W बराबर V। तो एक थ्योरम ये थी कि अगर दोनों की डायमेंशन बराबर है तो फिर दोनों बराबर ही होंगे, और इसका विलोम भी है। और दोनों तरफ से मिला के कहें तो दोनों बराबर होते हैं यदि और केवल यदि दोनों की डायमेंशन बराबर हो। ये डायमेंशन से रिलेटेड मेन वेक्टर स्पेस और सब स्पेस
दोनों की डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरम थी और जनरल रिजल्ट यह है कि सब स्पेस की डायमेंशन मेन स्पेस की डायमेंशन से इन जनरल कम या बराबर होती है। बराबर केवल तभी होती है जब वो सब स्पेस मेन वेक्टर स्पेस के बराबर हो। इसके बाद एक छोटी थ्योरम इस प्रकार थी कि अगर V n विमीय सदिश समष्टि है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, n विमीय सदिश समष्टि, तो इसका कोई भी n से कम अवयवों वाला कोई भी इसका n से कम अवयवों वाला उपसमुच्चय जनक नहीं हो सकता। n से कम अवयवों वाला उपसमुच्चय जनक नहीं हो सकता। ये कैसे प्रूफ हो जाएगा? जो हमने दो थ्योरम पहले की हैं, एक एग्जिस्टेंस थ्योरम और एक एक्सटेंशन थ्योरम, यानी एक तो अस्तित्व प्रमेय और एक विस्तार प्रमेय, उनके यूज से ये होगा। क्या सिद्ध करना है कि अगर कोई n विमीय सदिश समष्टि है, यानी जिसकी विमा n है, तो जितनी विमा है उससे कम अवयवों वाला v का कोई उपसमुच्चय हो। जैसे उदाहरण के लिए S में अल्फ़ा 1 से और अल्फ़ा k तक कुल k अवयव हैं और ये k जो संख्या है वो नेचुरल नंबर है, वो n से कम है। तो विमा से कम अवयव हैं इस समुच्चय में, तो ये समुच्चय जनक समुच्चय नहीं हो सकता। यानी LS कैन नॉट बी इक्वल टू V, ये S V को जनरेट नहीं कर सकता। विमा से कम अवयवों वाला समुच्चय जनक नहीं हो सकता। प्रूफ देखें इसका, बहुत सिंपल सा है। फॉर कंट्राडिक्शन, विरोधाभास हेतु अगर हम मान लें कि ये जनक है, तो फिर अस्तित्व प्रमेय एग्जिस्टेंस थ्योरम का प्रोसेस लगाएं। अगर ये जनक है तो इसमें से कुछ वेक्टर हटा हटा के इसे आधार बनाया जा सकता है। अगर जनक है तो, अगर ये खुद ही आधार होगा, या तो कब होगा? जब जनक होने के साथ साथ LI है तो खुद ही आधार हो गया। और अगर ये LD है तो इसमें कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का संचय होगा, उस वेक्टर को निष्कासित करके भी जनक बना रहेगा। ऐसे हम एक एक वेक्टर हटाते जाएं और हम इससे आधार प्राप्त कर लें, ठीक उस प्रोसेस से जो प्रोसेस हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम में किया था। ये हम कंट्राडिक्शन के लिए ले रहे हैं, हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि S जनक नहीं हो सकता। तो विरोधाभास के लिए मान लिया कि S जनक है। अगर है तो S में से कुछ वेक्टर हटा हटा के इसको V का आधार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा आधार बन गया तो उसमें कितने वेक्टर होंगे? इसमें पहले से ही K थे, कुछ वेक्टर हटे तब आधार बना, तो उस आधार में तो K से भी कम वेक्टर हो जाएंगे, और K से कम हो जाएंगे तो N से भी कम होंगे, और N से कम वेक्टर का आधार हो नहीं सकता क्योंकि N विमा है। आधार में एग्जैक्टली विमा के बराबर अवयव होते हैं, तो पहले से ही कम है इसमें N से, और कुछ वेक्टर और हटाने के बाद अगर आधार बना तो वो तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो सदिशों की संख्या विमा से कम हो जाएगी। इसका मतलब ये खुद ही जनक नहीं है। कंट्राडिक्शन आ गया तो हमारा ये मानना कि ये जनक है वो गलत है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि N से कम अवयवों वाला समुच्चय जनक नहीं हो सकता। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट N से अधिक अवयवों वाला समुच्चय, N से अधिक अवयवों वाला समुच्चय LI नहीं हो सकता, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसका प्रूफ होगा एक्सटेंशन थ्योरम से, विस्तार प्रमेय से। कैसे होगा? मान लो कि S में S एक सेट है V का, और उसमें वेक्टर्स हैं
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा m, और ये जो संख्या m है ये विमा n से बड़ी है, यानी जितनी इस वेक्टर स्पेस की विमा है उससे ज़्यादा सदिश इस समुच्चय में हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये समुच्चय एलाई नहीं हो सकता। तो वही कंट्राडिक्शन लगाएंगे। मान लो कि ये एलाई है तो उससे विरोधाभास आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि एलाई नहीं हो सकता। अगर हमने मान लिया कि ये एलाई है तो फिर विस्तार प्रमेय लगाओ। एलाई ऑफ समुच्चय को क्या कर सकते हैं विस्तार प्रमेय से, विस्तार प्रमेय से, एक्सटेंशन थ्योरम से। कोई भी एलाई समुच्चय होता है तो या तो वो स्वयं ही आधार होता है या उसको बढ़ा के आधार बनाया जा सकता है। दोनों ही स्थितियां कंट्राडिक्शन है। अगर ये स्वयं भी आधार है तो ये विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि इसमें अवयवों की संख्या विमा से ज़्यादा है। विमा से ज़्यादा किसी भी आधार में अवयवों की संख्या नहीं हो सकती। और अगर इसको बढ़ा के आधार बनाया तो उस आधार में तो और भी ज़्यादा अवयव हो जाएंगे। तो ये मानना कि ये एलाई है गलत है, और इसलिए ये एलाई नहीं हो सकता। ये सिंपल सी दो थ्योरम थी। एक बार इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ को हटा के मैं स्टेटमेंट दोबारा बोलूँ तो जितनी विमा होती है डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस की, उससे कम अवयवों वाला समुच्चय तो जनक नहीं हो सकता, और उससे अधिक अवयवों वाला समुच्चय एलाई नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है कि जनक भी हो और एलाई भी हो, अर्थात आधार हो, तो उसमें अवयवों की संख्या ना तो विमा से कम हो सकती है ना विमा से ज़्यादा हो सकती है, यानी विमा के बराबरी होगी। तो ये दो थ्योरम्स जिनमें हमने एलाई और जनक में अवयवों की संख्या की एक लिमिट तय कर दी कि जनक समुच्चय में तो विमा से कम अवयव नहीं हो सकते और एलाई समुच्चय में विमा से अधिक अवयव नहीं हो सकते। इन दो थ्योरमों के आधार पर और विमा की आधार की परिभाषा के आधार पर, आधार की परिभाषा क्या है, हमें दो बातें सिद्ध करनी होती हैं कि जिस समुच्चय को हम आधार सिद्ध करना चाहते हैं वो एलाई हो और दूसरा जनक हो। एलाई हो और जनक हो तो आधार हो जाता है। अब एक तीसरा पॉइंट भी मिल गया हमें कि उस समुच्चय में अवयवों की संख्या विमा के बराबर हो, जितनी डायमेंशन है उतने अवयव हों। तो अब इन तीनों पॉइंटों में से कोई सी भी दो बातें सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि वो आधार है। यानी अगर हमें किसी को आधार सिद्ध करना है तो हम सिद्ध कर दें कि एलाई है और जनक है, तो आधार हो गया बाय डेफिनेशन। अगर हमें उस वेक्टर स्पेस की विमा पता है और हम दो बातें बता दें कि एक तो उस समुच्चय में उतने ही अवयव हैं जितनी विमा है, और एक वो समुच्चय एलाई है, तो भी आधार हो जाएगा। अब जनक सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। या हम ये बता दें कि जो हमें समुच्चय दे रखा है उसमें अवयवों की संख्या विमा के बराबर है और वो समुच्चय जनक है, तो भी आधार हो जाएगा। फिर एलाई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विमा के बराबर है और जनक है तो एलाई स्वतः ही होगा। मतलब ये कि बाय डेफिनेशन आधार सिद्ध करने के लिए ये दो पॉइंट हैं, लेकिन अब आधार सिद्ध करने के लिए ये हो गया कि इन तीन में से कोई सी भी दो बातें सिद्ध कर दें तो वो आधार सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे हम किसी समुच्चय को एलाई प्रूव कर लें और वेक्टर हमें ये पता हो कि इस समुच्चय में सदिशों की संख्या विमा के बराबर है, तो बस आधार हो जाएगा केवल एलाई सिद्ध कर देने से। तो ये कुछ कंसेप्ट्स का हमने डिस्कस किया यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सबस्पेस का कोसेट, सहसमुच्चय। और क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इससे आगे का डिस्कशन के लिए अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल।
जय हिंद।